Welcome student, this is Daisy ma'am, and today we are going to discuss about the next topic of cell, that is cell theory and size and shape of the cell and how cell shape suits various functions, right? So this we are going to discuss today. So first we will talk about the cell theory. So cell theory, it was given by two scientists and the name of the scientists are Matthias Jacob Sladen जो कि बॉटनिस्ट थे एंड थियोडोर स्वान जो कि zoologist थे. नाउ स्वान ऑल्सो डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था, लेकिन हम अभी सिर्फ सेल थ्योरी की बात करेंगे. सो व्हाट वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी? तो दो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेल थ्योरी में इन दोनों साइंटिस्ट ने दिए थे. फर्स्ट पॉइंट वॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, उनकी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है. तो एग्जाम्पल में ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट. फिर सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेल के जो फंक्शन करता है, सेल जो फंक्शन करता है उसकी सारे फंक्शन का सम होता है ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी. तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि सेल की अपनी एक मशीनरी है. जैसे कि हमारी बॉडी में अपने ओन सिस्टम्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है. ऑर्गन्स जो है वो सिस्टम्स को बनाते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. उसी तरह से सेल के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए. तो इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, ठीक है. इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. तो इनको सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं. तो सेल इनके साथ इंटरेक्ट करके और जितनी भी फंक्शंस करता है उन फंक्शंस के रिजल्ट से ही ऑर्गेनिज्म की सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है. तो ये सेकेंड पॉइंट बताया. उसके बाद में एक थर्ड पॉइंट को भी ऐड किया गया, जिसको एक अनदर साइंटिस्ट ने ऐड किया, दैट इज रुडोल्फ वर्चो. रुडोल्फ वर्चो ने ये बात बताई दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. उन्होंने बोला कि जितने भी सेल्स अराइज हुए हैं या जितने भी सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, ठीक है. तो जो न्यू लिविंग सेल्स आ रहे हैं वो ओल्ड लिविंग सेल से निकल के आ रहे हैं, ठीक है. तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका क्या मीनिंग है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स. तो उन्होंने इस तरह से एक स्टेटमेंट ऐड किया और इनको इस स्टेटमेंट को इस थ्योरी के साथ फिर ऐड कर दिया गया और इस थ्योरी को फिर से जब मॉडिफाइड किया गया तो इन तीनों साइंटिस्ट को उसमें का कंट्रीब्यूशन इसमें एडअप हुआ और फिर इसको बोला गया मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें ये तीनों पॉइंट को इंक्लूड किया गया, राइट. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सेल की एक्टिविटीज का रिजल्ट है, और फिर जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से निकल कर आए हैं, ठीक है. तो ये मेन पॉइंट्स जो थे वो मॉडर्न सेल थ्योरी के दिए गए. देन वी विल टॉक अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द सेल. सेल्स बहुत छोटे हो सकते हैं, सेल्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं, सेल्स बहुत लंबे भी हो सकते हैं. तो वैरायटी है इसमें, ठीक है. तो सबसे हम स्मॉलेस्ट साइज की बात करेंगे. तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज में एग्जांपल इज माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर. देन कम टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया भी बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज होता है 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक. उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ ह्यूमन आरबीसीज का. तो ह्यूमन आरबीसीज आर अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. तो ये स्मॉलेस्ट साइज में आ गए. देन वी विल टॉक अबाउट द लार्जेस्ट साइज. लार्जेस्ट साइज में द बेस्ट एग्जाम्पल इज लार्जेस्ट साइज का ऑस्ट्रिच एग, जिसका जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर्स होता है. देन विल टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट साइज ऑफ दिस सेल. तो लॉन्गेस्ट साइज में हम लेते हैं नर्व सेल, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है. तो उसका जो साइज होता है वो 1 मीटर तक होता है, ठीक है. तो ये हो गया साइज ऑफ द सेल. देन विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ द सेल. डिफरेंट शेप्स है, वैरायटी ऑफ शेप्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. तो सेल में भी पॉलीगोनल, जिनके बहुत सारे साइड्स हो, मेनी साइडेड सेल, कॉलमनार और कॉलम लाइक
ठीक है। देन क्यूबॉइडल हो सकते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, स्प्रिंग लाइक हो सकते हैं, कॉमा लाइक हो सकते हैं, बहुत सारे वेराइटी हैं इसमें, ठीक है। तो सेल्स में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। देन लास्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे कि कैसे सेल का जो शेप होता है वो उससे उसके फंक्शन को सूट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ द डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स, और इनका शेप अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक अ अमीबा। अमीबा का कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो ऐसे ही डब्ल्यूबीसीज का भी होता है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? टू स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरीज। ये इजिली कैपिलरीज से बाहर निकल सकते हैं, और ये बेसिकली कौन सा काम करते हैं? बेसिकली फैगोसाइटोसिस करते हैं, जर्म्स को निगल जाते हैं, किल करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए ये कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं। तो इनके लिए एमीबॉइड शेप बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इसीलिए ये शेप इनको इस फंक्शन को करने के लिए हेल्प करता है। देन सेकेंड इज दी सर्कुलर और बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज आर दी रेड ब्लड कार्पसूल्स, ठीक है। तो ये आर्टरीज में, वेन्स में या कैपिलरीज में फ्लो करते हैं, ठीक है। तो जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा फाइन होती है, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, लेकिन क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है दे आर सर्कुलर और बाइकॉन्केव, सो दे कैन मूव इजिली थ्रू दीज स्मॉल स्पेसेस, ठीक है। तो ये इसीलिए इनका जो शेप है वो इनके लिए सिग्निफिकेंट है। देन कम्स द शेप ऑफ अ मसल सेल। मसल सेल हियर इट इज अ स्पिंडल शेप, ठीक है। पॉइंटेड एंड स्पिंडल शेप है। ये लॉन्ग होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंट है? टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स के मूवमेंट के लिए इनका जो ये नेचर है, कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर, ये बहुत हेल्पफुल होता है, और उनकी लेंथ क्योंकि लंबे हैं तो ये भी इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स द लास्ट इज द किडनी शेप ऑफ अ स्टोमेटा, ठीक है। गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो गार्ड सेल्स का जो शेप होता है वो किडनी की तरह होता है, किडनी शेप होते हैं, ठीक है, और पिन शेप्ड होते हैं, राजमा के जैसे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? टू ओपन एंड क्लोज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ये जो किडनी शेप है ये इनको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करता है, और इसकी ही ओपनिंग और क्लोजिंग से जो गैसेस का एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स जो है वो कैरी आउट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डिफरेंट शेप्स जो हैं वो सेल के वो उनको फंक्शन करने में इफिशियंसी प्रोवाइड करते हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सेल थ्योरी, साइज एंड शेप ऑफ द सेल, एंड शेप एंड विच सूट्स द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से देखिए, और उसके बाद जो असाइनमेंट मैंने इससे रिलेटेड आपको दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक्स अ लॉट। वेलकम स्टूडेंट, दिस इज डेजी मैम, and today we are going to continue with the previous topic, that is cell, a unit of life, and in this video we are going to learn about the plasma membrane of the cell. So first we see here structural organization of cell. इसका मतलब है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। सो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी। सो अ जनरलाइज्ड एनिमल सेल इज ब्रॉडली फॉर्म्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। तो एक जनरल सेल, अगर हम जनरल तरीके से सेल को अगर हम पढ़ते हैं, जनरली अगर हम एनिमल सेल को देखेंगे तो उसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। दैट इज द सेल मेम्ब्रेन which is also known as plasma membrane, then nucleus which is a centrally located part of this cell in case of animal cell, and cytoplasm with cell organelles, ठीक है। तो अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ, राइट। तो ये सारी चीजें दीज आर नोन एज द ऑर्गेनेल्स। तो बेसिकली these are the 3 major parts which we can see in the cell. So we'll discuss about the cell membrane. So you can see the diagram here. This diagram is known as the fluid mosaic model, ठीक है। और इस fluid mosaic model को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, और उन्होंने इसको 1972 में इस मॉडल को उन्होंने दिया था। So we will see what are the functions and what are the characteristics of cell membrane. The first thing is that it is selectively permeable.
सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, हार्मोन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, सबको ही वो एंट्री नहीं देता है, लेकिन जिसकी सेल को जरूरत है सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को वो अंदर आने देता है, परमिशन देता है। परमिएबिलिटी मीन्स टू गिव द परमिशन, ठीक है, टू परमिट टू कम इन और टू गो आउट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो उस मेम्ब्रेन से बहुत से सब्सटेंसेस बाहर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं फॉर सम सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स बन गई तो वो बाहर चली गई, या कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर चले गए, या कुछ और सब्सटेंसेस है जो बाहर से अंदर जो सेल को रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। तो उसके लिए द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि वो सारी चीजों को अंदर आने नहीं देती है। तो दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेकेंडली, हम इसे देख कैसे सकते हैं? सो वी कैन सी इट ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके इलेक्ट्रॉन बीम्स को पास करा के देन ओनली वी कैन सी द स्ट्रक्चर, ठीक है। देन बेसिकली यू कैन सी हियर ये कैसे बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ द बेसिकली इट इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और लिपिड से। ये जो बाहर आप देख रहे हैं ब्राउन हेड और अंदर टेल का पार्ट देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द लिपिड मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये डबल है इसलिए इसको बोला जाएगा बाइलिपिड मेम्ब्रेन और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि ये दो डबल साइडेड यू कैन सी है, ऊपर भी है और अंदर भी है, ठीक है। तो ये डबल है। You can see the outer surface and the inner surface. That is why it is known as the phospholipid, which is bilayer in nature. Then next is the lipids and proteins से मिलके बनी होती है, and it cannot be separated from the cell cytoplasm. Cell cytoplasm से ये अलग नहीं हो सकती because it is attached to it so deeply that you cannot separate it from the cell cytoplasm. Then now you can see here, यहाँ पे दो तरह की प्रोटीन्स आप देख सकते हैं। These are the two proteins which are attached on the surface of the plasma membrane. तो surface पे जो प्रोटीन अटैच रहती हैं, these are known as the extrinsic protein. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसलिए क्योंकि ये बाहर की तरफ अटैच होती हैं, और ये जो अंदर की तरफ आपको अटैच दिख रही हैं प्रोटीन, इनको इंटेंसिक बोला जाता है क्योंकि ये पूरी अंदर तक एम्बेडेड रहती हैं, ठीक है। देन इन केस ऑफ द इंटेंसिक प्रोटीन, इनके बीच में पोर्स होता है, पोर्स होते हैं, और इस पोर्स से ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर और बाहर मूव करते हैं, सो दे कैन गेट द एंट्री थ्रू दिस पोर। और ये जो आपको बाइलिपिड लेयर दिख रही है, इसमें यू कैन सी द हेड पार्ट एंड द टेल पार्ट। तो ऊपर का जो पार्ट है, द राउंडेड पार्ट, दिस हेड पार्ट इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इजिली दे कैन कम्युनिकेट, तो ये वाटर लविंग होते हैं। और अंदर जब आपको टेल पार्ट दिख रहा है, दीज आर दी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फोबिक इन नेचर मीन्स ये दे विल ऑलवेज रन अवे फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स से हमेशा अवे रहेंगे, दे आर दी हेटर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये दो तरह की लेयर से, अपर पार्ट इज नोन एज the upper part is hydrophilic in nature and inner part is the hydrophobic in nature. और बाहर, इसके बाहर आप you can see the chains of polysaccharides. ये polysaccharides की जो chains लगी हुई हैं, they are also known as the glycolipids or glycoproteins. These are actually they are acting as a receptors, और ये receptors की तरह भी काम करती हैं। और जो भी molecules which are important for the cell, only those molecules can be identified or recognized by these receptors, and then only they can move inside the cell. Right. Then what are the now these are the structure of the plasma membrane. Now we'll see the function. The first is the plasma membrane binds the semi-fluid contents of this cell. जितने भी सेमी फ्लूइड कंटेंट इसके अंदर हैं, ठीक है, जितने भी हमने ऑर्गेनेल्स देखे हैं, ये सब बाइंड अप होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेकेंडली इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल को एक डेफिनेट शेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। देन सेकेंड इज दी इट फंक्शंस एज अ मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। और हाउ इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द
एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स जो कि अननेसेसरली हैं। सो द सेल कंटेंट को भी प्रोटेक्ट करता है एंड इट ऑल्सो मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर का इंटरनल एनवायरमेंट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे जो सरफेस पे जहाँ पे मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ये अंदर परमिट नहीं करने देते, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी क्वांटिटी अंदर ज्यादा बढ़ ना जाए। सेल बहुत ज्यादा अगर ओवरफ्लो हो जाएगा तो इट विल बर्स्ट, और बर्स्टिंग से भी ये उसको बचाता है। तो इट फंक्शंस एज अ मैकेनिकल बैरियर। देन इट परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि सारे सब्सटेंसेस को ये अंदर की तरफ जाने के लिए परमिशन नहीं देता है, जिसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है, जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो इसके लिए नेसेसरी है, दैट ओनली दोज पार्टिकल्स विल गेट द परमिशन टू गो इनसाइड द सेल, राइट। देन नेक्स्ट इज द, इनके सरफेस पे कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, और अगर वो हार्मफुल हैं देन दे विल बी पुश्ड बैक। ठीक है, उनको बाहर ही रहने देंगे, उनको अंदर नहीं जाने देंगे। और इस तरह से क्या करते हैं, ये माइक्रोब से सेल को जो है वो डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, राइट। सो आपको इसके फंक्शन समझ में आए होंगे। आई थिंक वन मोर टाइम वी कैन गो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने इसमें पढ़ा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने इसमें क्या पढ़ा है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। और ये जो है इसको एक तरह का डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप इसे देख सकते हैं। और ये जो लेयर होती है, इसको जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस तरह से दिखाई देगा। और दिस मॉडल वॉज गिवन बाय निकोलसन एंड सिंगर। उन्होंने 1972 में इस मॉडल को दिया था, और इस मॉडल का नाम उन्होंने बोला था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, सो उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से बनी हुई है। ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर से बनी हुई है, ऊपर और नीचे। ठीक है, यू कैन सी ऊपर और नीचे जो है वो लिपिड की लेयर बनी हुई है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बायलेयर बोल रहे हैं। और इसके बीच में और इसके सरफेस में प्रोटीन्स हैं। तो जो सरफेस पे हैं उनको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि वो बाहर की तरफ है। और जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है इनको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बीच में पोर होता है, और इस पोर से मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर और बाहर सेल के जा सकते हैं, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये मैकेनिकल बैरियर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, और सेल को बर्स्टिंग से भी बचाते हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट्स को बाइंड करके रखते हैं। इनके सरफेस पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को पहचानते हैं और माइक्रोब से सेल को बचा के रखते हैं। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी। देन वी कैन टॉक अबाउट द सेल वॉल। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की लास्ट मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होगी, यानी कि सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। तो दिस विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो कि सेल वॉल क्या होता है और सेल वॉल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। दिस विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो यहां तक आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी से बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगी, ऑन दैट यू क्वेश्चन यू ट्राई टू राइट द आंसर्स। वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। वेलकम स्टूडेंट, दिस इज डेजी मैम, and today we are going to discuss about the next topic, that is the cell wall. ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो सबसे पहले वी विल सी हियर व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द प्लांट सेल। तो
देखते हैं कैसे है। फर्स्ट वी सी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज द प्लांट सेल इज द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो है वो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन होती है और ये नॉन लिविंग इन नेचर होती है, क्योंकि नॉन लिविंग इन नेचर है और ये जो सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज द सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है और नॉन लिविंग इन नेचर है। देन सेल वॉल के जस्ट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लिविंग स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन जो है वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। फेगोसाइटोसिस मतलब होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो हार्मफुल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल के जब आसपास आते हैं तो सेल उनको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे और वो रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स आ जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनको जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है। देन कम टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, इसको सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इस जेली लाइक सब्सटेंसेस में सेल के जितने भी आपको यहाँ पे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर सेल के अपने ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी न्यूक्लियस इज देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर, क्लोरोप्लास्ट इज देयर, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं इनको ऑर्गेनल्स बोला जाता है जो सेल के अंदर है और ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक तरह से इनको एक फिक्स पोजिशन में रखता है, राइट। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट कम द वैक्यूल। वैक्यूल यू कैन सी हाउ मच लार्ज इट इज। तो ये इतना बड़ा वैक्यूल होता है इसके अंदर, इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल इट इज away from the center. The position is away from the center. In case of animal it is centrally located. So this is because of the presence of this large vacuole. The nucleus is away from the center in case of plant cell. Then come the centrosome. सेंट्रोसोम जो होता है प्लांट सेल के अंदर, सेंट्रोसोम का काम क्या है, ये एक्चुअली बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है कि दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं इन मिटोसिस। ठीक है, जहाँ पे पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड करता है, तो वहां पे जो है सेंट्रोसोम जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। देन कम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ उन्हें बोलते हैं जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और जिनकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी मैंने डॉट्स यहाँ पे बनाई है टू शो यू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, देन नेक्स्ट कम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है, और यू कैन से लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये इस तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। देन न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एनवलप होता है, पोर्स होते हैं। सो ऑल द स्ट्रक्चर्स आर फाउंड हियर। देन यहाँ पे मैंने आपको कुछ और सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, दीज आर एक्चुअली राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं और दे आर ऑल्सो स्कैटर्ड इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये बिखरे हुए रहते हैं। सो दीज आर राइबोसोम्स। देन कम्स द दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। दिस इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ आपको प्लांट सेल में ही मिलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट दिस इज मेंट फॉर हैविंग अ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और उसी पिगमेंट से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं और फूड को प्रिपेयर करते हैं। देन कम्स द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जब भी सेल के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है तो इट सप्लाइज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। सो दीज आर ऑल दी different constituents of the plant cell. Now we'll talk about the cell wall. Cell wall now which is found only in plant cell. ठीक है, मैंने बता दिया कि ये सिर्फ plant cell में ही मिलते हैं and these are formed of cellulose which is a non-living substance and these are highly permeable. ठीक है, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा था, दैट सेल मेम्ब्रेन वी टॉक्ड अबाउट सेल मेम्ब्रेन और उसमें पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो
सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री करने देती है सेल के अंदर। बट इन केस ऑफ द सेल वॉल जो है वो सारे ही मॉलिक्यूल्स को फ्रीली अंदर और बाहर सेल से परमिशन देती है दैट दे कैन मूव, तो इट इज हाईली परमिएबल इन नेचर। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? नाउ सी फंक्शन फर्स्ट इज दैट सेल वॉल प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप। एक डेफिनेट शेप जो है वो प्लांट सेल को सेल वॉल प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक तरह से यू कैन से रिजिड बना देती है, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। एंड देन नेक्स्ट इज द इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के इन्वायरमेंट को सेपरेट भी करती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स जितनी भी इसके अंदर है उसको बचाती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। देन इट ऑल्सो प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम बर्स्ट होने से भी सेल वॉल जो है वो सेल को बचा के रखते हैं। देन ऑल्सो इट परमिट्स फ्री मूवमेंट, जो कि मैंने बता दी हाईली परमिएबल है, तो दे अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो ये बेसिकली इसके मेन फंक्शंस यही हैं कि सेल वॉल जो है वो फ्रीली मूवमेंट कराता है मॉलिक्यूल्स का, शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनेट शेप देता है, मैकेनिकल और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इंटरनल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको भी बचाता है, और सेल को बर्स्टिंग से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये जो है ये सारा चीज वी हैव लर्न अबाउट द सेल वॉल। देन लिटिल अबाउट इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म, और बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में साइटोप्लाज्म के डिफरेंट फंक्शंस भी देखेंगे कैसे वर्क करता है साइटोप्लाज्म। हियर साइटोप्लाज्म इट इज अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, जेली लाइक है, तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्ट्स इनसाइड सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट हैं उन सब में आपको दिखाई देगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, सारा पार्ट में, यहाँ भी पूरी तरफ से इट इज फाउंड, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी पार्ट है देन पूरा एरिया कवर करता है। देन डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन्ड इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितने भी ऑर्गन्स इसके अंदर मैंने आपको अभी बताए हैं, ऑर्गेनल्स बताए हैं, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इन सारे ऑर्गेनल्स जो हैं इसी के अंदर रहते हैं और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर्स इन इट। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी करती है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमें एनर्जी चाहिए तो कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए क्या है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी किसके अंदर होती हैं? एक्चुअली में साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म के बारे में लिटिल नॉलेज, जो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल प्लांट्स में ही होती है, और सेल वॉल का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। देन सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। आफ्टर ऑब्जर्विंग द वीडियो, इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, तो यू गो थ्रू द वीडियो एंड try to solve the worksheet accordingly. Thank you very much. Hello students, this is Daisy ma'am, and today we are going to continue with the previous chapter, that is cell, a unit of life. और इसमें हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन क्या है, ठीक है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज वीडियो। सो फर्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। कैसा दिख रहा है आपको? दिस इज एक्चुअली इट इज अ स्मॉल एंड स्पेरिकल, ठीक है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और इट मे बी राउंडेड और इट मे बी ओवल, ठीक है। तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और ओवल भी हो सकता है, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831, ठीक है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831।
अब बेसिकली क्या मेन पार्ट्स हैं? सो इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिलाएंगे तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट में होता है। देन न्यूक्लियोलस, इट इज हियर, it is again rounded structure and these are fine thread like structure, जिनको हम क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप के बीच बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे गैपिंग्स मैंने शो करी हुई हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में आपको छोटे छोटे गैपिंग्स दिख रहे हैं और दीज गैपिंग्स आर एक्चुअली द न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर हैं और इससे क्या होता है, जो भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे और साइटोप्लाज्म में आएंगे और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएंगे। तो ये जो है पोर एक्चुअली में ये पैसेज है सब्सटेंसेस का अंदर और बाहर मूव करने का। इन दोनों ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं, सेपरेटेड होती हैं। देन उसके बाद जब अंदर की तरफ जाएंगे तो वी विल सी द ये बीच का जो मैटर है, दिस इज अ सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ग्रैनुलर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे हमने अदर ऑर्गेनेल में पढ़ा था साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है, राइट। देन इसके अंदर हमने देखा यहाँ पर न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली एक न्यूक्लियस में एक ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकता है या न्यूक्लियोलस भी हो सकता है। न्यूक्लियोलस जो है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ RNA। तो कंसिस्ट ऑफ नॉट RNA, कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का मेन क्या है फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करता है। देन कम्स द ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्चुअली क्रोमैटिन नेटवर्क। और ये क्रोमैटिन नेटवर्क का काम क्या है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उस टाइम पे जिस समय सेल डिवीजन होने वाला होता है उस समय ये ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, कॉइल्ड थिक हो जाते हैं और उनको फिर हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। सो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर ही विल फाइंड द जीन्स। और व्हाट आर जीन्स, जीन्स आर दी हेरिडिटरी वेसिकल्स, ठीक है। वो जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाती हैं, ट्रांसफर करती हैं। और ये होता कैसे है, जब फीमेल एग और मेल स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो उस समय जो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस काम में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर कंटेनिंग जीन्स, ठीक है। सो बेसिकली हर एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये उस प्रोसेस से, तो एक्चुअली में क्रोमैटिन नेटवर्क का यही काम है, दैट दे कंडेंस्ड एंड दे form chromosomes and then later on they participate in the fertilization and all the transfer of characteristics, right. Then इसके बाद में जिस वक्त सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के स्टार्टिंग पॉइंट पे जो आपका न्यूक्लियर एनवलप है बाहर का, ये वाला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डबल लेयर स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियोलस, ये दोनों जो हैं सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में डिसअपियर हो जाते हैं और जब सेल डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये रीअपियर हो जाते हैं, यानी कि वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम है। सो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, तो विल सी हियर, न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल, हेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, दैट वी बेटर नो कि स्कूल में क्या हेड, स्कूल के हेड कौन है, प्रिंसिपल सर है, ठीक है। तो और प्रिंसिपल सर जो हैं वो ओवरऑल जो भी स्कूल में फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको क्या करते हैं,
कंट्रोल करते हैं, उन सबको चेक करते हैं। दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ एक्चुअली न्यूक्लियस भी यही काम करता है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती हैं, जितने भी काम सेल कर रहा है, जितने भी फंक्शन सेल कर रहा है, उन सभी प्रोसेसेस को वो रेगुलेट करने का काम करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइसोसोम है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हैं। तो इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसके बाद न्यूक्लियस का मैंने भी आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स बनते हैं और उसके बाद में फ्यूजन होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क इसी के अंदर है। तो वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स बनेंगे, फिर डिवाइड होंगे, फिर पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेंगे लाइकवाइज। तो ये सेल डिवीजन के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है वो न्यूक्लियस का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस को जो है वो ओवल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया इन 1831। इसमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मेन स्ट्रक्चर में अगर हम इनको स्टडी करें तो इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिक नेटवर्क, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स द प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? द लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ दिस सेल bounded by plasma membrane or cell membrane is called protoplasm। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो हम दोनों नाम से इसको बुला सकते हैं। सो द लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ दिस सेल, इसका क्या मतलब हो, यानी कि सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंसेस भी होते हैं और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो लिविंग सब्सटेंसेस में जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल आ रहे हैं, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, राइबोसोम्स हो गए, ये सारे आपके लिविंग में आ जाते हैं। और जो इंक्लूजन बॉडीज हैं जिसमें कि आपका सेल वॉल हो गया, वैक्यूल कंटेंट्स हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं, दीज आर एक्चुअली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ दिस सेल, जिसको हम इंक्लूजन बॉडी भी बोल सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? द लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ दिस सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो जितने भी लिविंग सब्सटेंसेस सेल के अंदर हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं और उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ दिस सेल। सेल के जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब उसमें होंगे, लेकिन किसके सिवा? एक्सेप्ट सेल वॉल, क्योंकि वो डेड है, एंड कंटेंट्स ऑफ वैक्यूल, ये भी डेड है, ठीक है। तो सेल वॉल और कंटेंट्स ऑफ सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, इसको छोड़ के बाकी जितने भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो सब के सब प्रोटोप्लाज्मा के अंदर आते हैं। देन प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट में अगेन डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर से लेके और सेल मेम्ब्रेन तक की जो जगह होती है, जो कवर होती है जगह, दैट इज द साइटोप्लाज्म। उस एरिया में पूरे में साइटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म तो मैंने आपको अभी बताया कि इनसाइड द न्यूक्लियस जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। देन कम्स द साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म अगेन सब्सटेंसेस, सेल के अंदर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। लेकिन अभी प्रोटोप्लाज्म से कैसे डिफरेंट है? नाउ साइटोप्लाज्म इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये उस पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है, उस जगह को जो ऑक्यूपाई करता है वो सब्सटेंस ही साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसका अपीयरेंस कैसा है, ये कैसा दिखता है? इट अपीयर्स कलरलेस होता है और पार्शली ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, पार्शली ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा सा वाटरी लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, पानी की तरह जैसे लगता है। और इट इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मूवमेंट, और ये हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है। और देन नेक्स्ट इज दी मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस
होती रहती हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और वी नो ऑर्गेनेल्स तो है ही, तो ये सारे मिलके इसमें काम करते हैं और इसमें साथ साथ इसमें केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, तो इट टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है, ये कलरलेस होता है, पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है और वाटरी सब्सटेंस होता है। और ये इसका जो स्टेट है इट इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मूवमेंट, हमेशा मूव करता रहता है सेल के अंदर, एंड इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो ये आज का पूरा कंटेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हमने इसमें पढ़ा है कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, और देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, एंड देन अबाउट द प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको और स्टडी कीजिए, देखिए और इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके डायग्राम को भी आप रीड करिए। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन को अच्छे से पढ़िए। तो उसके बाद ही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूंगी, तो यू जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड देन डू द वर्कशीट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज डेजी मैम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द definition of cell organelle which are found in the cytoplasm, and we will also see that how many membranes are found in different types of cell organelles. तो सबसे पहले we should know what are cell organelles. तो cell organelles वो structures हैं या वो कंपोनेंट ऑफ द सेल हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, धंसे रहते हैं, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स का अपना शेप होता है और अपना स्पेशलाइज फंक्शन होता है। तो हर एक ऑर्गेनेल का अपना एक शेप है और एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन हैं, जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन है। तो फर्स्ट वी सी हियर, फर्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ेंगे टाइप्स, जिसमें कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि हम ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। देन कम्स द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को सप्लाई करता है। जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी को सप्लाई करता है, इसलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। देन प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। देन वैक्यूल्स एंड देन गोल्जी बॉडीज। तो ये आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। देन कम द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आपका सिर्फ लाइसोसोम है, और लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज दी सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, और ये ऐसा टर्म इनको क्यों मिला है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, इसमें राइबोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स हैं। तो ये आपका जो ऑर्गेनेल्स हमने लिए हैं, इनको हमने कैटेगराइज किया है कि किसमें कितनी डबल मेम्ब्रेन है, कितने इसमें ऐसे हैं जिनके सिंगल है और कितने हैं जिनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स का डिफरेंशिएशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन। देन कम्स द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, एंड कैरॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक के क्या कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहले साइज देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनका जो साइज होता है 0.1 से लेके 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इनका साइज होता है। देन अभी हमने बात की कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि इनके न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है ये ऐसे ही सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेंटर ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर के एरिया में ये ऐसे ही नेकेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इनको हम डीएनए भी बोलते हैं और न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं।
देन न्यूक्लियस इनका कैसा है, प्रिमिटिव टाइप है, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बाहर नहीं है, ये ऐसी है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा रहता है। देन क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन। इसका क्या, इसमें क्या है, इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, और उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होती है, द प्रोटीन इज कंप्लीटली एब्सेंट इन इट। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड में हमने अभी जितने भी पढ़े हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, दीज आर ऑल एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये बिल्कुल इसमें एब्सेंट होते हैं। देन राइबोसोम्स आर स्मॉलर, ठीक है, तो राइबोसोम्स जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस हैं, और राइबोसोम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, और पूरे साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, और इसके बाहर अगर जो आपने ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द फिम्ब्रे। इनको फिम्ब्रे बोलते हैं, या फिर इनको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, क्योंकि ये अटैचमेंट में काम आते हैं। तो वो दैट इज नॉट, आपको यहाँ उसको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जानना है दैट इज नोन एज अ फिम्ब्रे। फिर फिम्ब्रे के बाद जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज द कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल है, और कैप्सूल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल के जब जस्ट आफ्टर द सेल वॉल इज द साइटोप्लाज्म, सेल वॉल के बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन साइटोप्लाज्म, देन राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, राइबोसोम्स यहाँ पर हैं। देन प्लाज्मिड्स आर हियर, प्लाज्मिड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है, और बाहर ये बाहर जो आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द फ्लैचुला। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। और आपने अभी इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा था, डबल मेम्ब्रेन था, और पोर्स भी थे उसमें, और अंदर न्यूक्लियोलस भी था, वो सारा चीज इसमें मिसिंग है। यहाँ पे सिर्फ ये नेकेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस विदाउट एनी ट्रू मेम्ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हमने सेल ऑर्गेनेल्स की बात की है, ठीक है, और वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर दोनों का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों को हम कंपेयर करके उनका डिफरेंशिएशन देखेंगे, एंड देन वील लेटर ऑन विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। फिर हम यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सबके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। सो इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, बेसिकली हमको यहाँ पे सिर्फ मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा है और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा है। तो इसको भी आप फिर से देखिए, अच्छे से देखिएगा, एंड देन कुछ क्वेश्चंस हम इसमें से बाद में लेटर ऑन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच।